कार्बोकेटाइन जो रिएक्शंस ऑफ कार्बोकेटाइन थी उसमें अब लास्ट रिएक्शन बची आपकी एआरएसी, एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ठीक है, एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ठीक है, एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन कौन से कंपाउंड देंगे? जो एरोमेटिक होंगे, नाम से पता चल रहा है एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन कंपाउंड। ठीक है, तो जो एरोमेटिक कंपाउंड होंगे, बेंजीन आपका एरोमेटिक कंपाउंड है। ठीक है, जितने भी आपके एरोमेटिक कंपाउंड है, चाहे वो बेंजीन हो, चाहे पायरोल हो, 5 मेंबर टेट्रासाइक्ल हो, ठीक है, पिरिडीन है, सब आपके, सॉरी पिरिडीन नहीं, जो बेंजीन है और नेफ्थलीन है, ये सब। ठीक है, ये आपके क्या करेंगे, इलेक्ट्रोफाइल की प्रेजेंस में यहाँ पे क्या बनाएंगे आपका, इलेक्ट्रोफाइल की प्रेजेंस में। ठीक है, यहाँ पे आपका कैटेलिस्ट होगा कोई, यहाँ पे आपका क्या बन जाएगा। अब बेंजीन क्या होती है आपकी, न्यूक्लियोफिलिक नेचर होती है। बेंजीन क्या है आपकी, न्यूक्लियोफिलिक नेचर। इस पे कौन अटैक करेगा, इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा। सब्स्टिट्यूशन क्यों बोल रहे हैं, बेंजीन पे लगे हुए एक हाइड्रोजन को इलेक्ट्रोफाइल ने सब्स्टिट्यूट करा है, वहां पे ऐड हो गया, इसलिए इसको क्या बोल रहे हैं, एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन बोल रहे हैं। ठीक है, अब इसकी मैकेनिज्म की बात करें कि होता क्या है। जो फर्स्ट स्टेप होगा, फर्स्ट स्टेप का नाम क्या है, एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल, या ऐसे कह सकते हैं जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। फर्स्ट स्टेप क्या होगा आपका, फर्स्ट स्टेप होता है आपका जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल, यानी इलेक्ट्रोफाइल जनरेट होना। अब इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल है, तो वो यहाँ पे क्या करेगा, कैटलिस्ट की प्रेजेंस में पहले इलेक्ट्रोफाइल का जनरेशन होगा। ठीक है, इलेक्ट्रोफाइल जनरेट होगा। अब जैसे मुझे बेंजीन के ऊपर नाइट्रेशन कराना है, या एल्काइलेशन कराना है, या एसिडेशन कराना है, सल्फोनेशन कराना है, या ब्रोमिनेशन कराना है, तो हमें पहले इलेक्ट्रोफाइल जनरेट करना पड़ेगा। अगर ब्रोमिनेशन कराना होता है, ठीक है, तो हम क्या लेते हैं, यहाँ पे AlCl3 ले सकते हैं, या पिरिडीन ले सकते हैं, या कोई मेटल ले सकते हैं Fe। तो वो क्या करेगा, जो Br2 में क्या है आपके पास, ये है ब्रोमीन के पास जो लोन पेयर है, उनके पास ये क्या है, जैसे AlCl3 की बात करें, AlCl3 क्या होता है, इसके पास वैकेंट ऑर्बिटल है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज है, तो इसके साथ बॉन्ड बनाएगा, तो इसके साथ क्या आ जाएगा आपका Br प्लस और AlCl3 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ गया, पॉजिटिव आ गया, तो ये इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन ये यहाँ पे लेगा, तो यहाँ क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। तो आपने पहले स्टेप में क्या करा, इलेक्ट्रोफाइल जनरेट करा। तो फर्स्ट स्टेप क्या होता है, जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। अगर आपको नाइट्रेशन कराना है, नाइट्रेशन कराने के लिए हम क्या लेते हैं, HNO3 प्लस H2SO4 लेते हैं, और इनकी रिएक्शन करके हम क्या मिलता है, नाइट्रोनियम आयन मिलता है। अगर सल्फोनेशन कराना है तो H2SO4 के 2 मॉलिक्यूल ले सकते हैं, तो हमें क्या मिलता है, SO3H प्लस मिलता है। या फिर ओलियम ले सकते हैं, SO3 प्लस H2SO4, उसको क्या बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, ओलियम। ठीक है, तो हमें भी क्या मिलेगा, यहाँ पे SO3 प्लस मिल जाता है। तो फर्स्ट स्टेप क्या होता है आपका, जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल, ARAC की। जितने भी जो आपकी बेंजीन की अगर बात करें, बेंजीन की ARAC, एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इन बेंजीन, तो वहां पे हमें कराना है, तो पहला स्टेप क्या होगा, जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। तो यहाँ पे पहले स्टेप में हम क्या करेंगे, जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल करेंगे। जो सेकेंड स्टेप होगा, सेकेंड स्टेप में क्या होगा, एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। जब इलेक्ट्रोफाइल बन गया, तो सेकेंड स्टेप में क्या होगा, एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल ऑन बेंजीन रिंग। तो बेंजीन रिंग आपकी क्या होती है, न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करेगी। यहाँ पे क्या है आपका इलेक्ट्रोफाइल, जो आपने इलेक्ट्रोफाइल जनरेट करा, तो बेंजीन क्या है आपकी न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करेगी। अब यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल का क्या होगा, एडिशन होगा, यानी कि ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे ऐड होंगे, तो यहाँ पे आपका क्या जुड़ गया, इलेक्ट्रोफाइल, और ये हाइड्रोजन था, तो अगले वाले कार्बन पे क्या आ गया, पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, अब तो आप देखो, आप ये आपका जो स्टेप था, ये वाला स्टेप है जो आपका, वो स्लो स्टेप है, आरडीएस स्टेप है। एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल ऑन बेंजीन रिंग इज स्लो और आरडीएस स्टेप है। जो आपकी रेट ऑफ रिएक्शन है वो किस पे डिपेंड करेगी, इस स्टेप पे डिपेंड करेगी। और रेट ऑफ रिएक्शन में आपका इंटरमीडिएट क्या बन रहा है, यहाँ पे क्या बना, कार्बोकेटाइन। इसलिए हमने ARAC को किसमें लिया है, रिएक्शन ऑफ कार्बोकेटाइन, क्योंकि यहाँ पे क्या बन रहा है आपका, इंटरमीडिएट कार्बोकेटाइन बन रहा है। अब ये जो कार्बोकेटाइन बन रहा है वो क्या हो रहा है, स्टेबलाइज हो रहा है रिंग के डीलोकलाइजेशन की वजह से। तो यहाँ पे कार्बोकेटाइन बन रहा है आपका, उसमें क्या हो रहा है, वो रेजोनेंस की वजह से स्टेबलाइज हो रहा है। तो आप किसकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना सकते हो।
पॉजिटिव चार्ज यहां पे आ जाएगा। नेक्स्ट स्ट्रक्चर में क्या होगा, ये इधर आएगा। ठीक है, तो आप देखो जो पॉजिटिव चार्ज है वो इलेक्ट्रोफाइल के रेस्पेक्ट में ऑर्थो पे आ रहा है, पैरा पे आ रहा है, वापस ऑर्थो पे आ रहा है। इलेक्ट्रोफाइल के रेस्पेक्ट में जो आपका पॉजिटिव चार्ज है वो कहां पे आ रहा है, ऑर्थो पे आ रहा है या पैरा पे आ रहा है यहाँ पे। अब इसका जो रेजोनेंस हाइब्रिड बनेगा वो क्या बनेगा, जो आपका पॉजिटिव चार्ज है इस पे और इस पे यहाँ पूरी रिंग में डिलोकलाइज हो रहा है। आप इसका रेजोनेंस हाइब्रिड बनाओगे तो क्या बनेगा, ये इलेक्ट्रोफाइल हो, तो जो आपका पॉजिटिव चार्ज किस किस कार्बन तक डिलोकलाइज हो रहा है वहां आप लिख दोगे आप। ये आपका क्या बना, रेजोनेंस हाइब्रिड बन गया इसका, जिसको हम क्या बोलते हैं, एरिनियम आयन, बेंजीनियम आयन, सिग्मा कॉम्प्लेक्स या व्हील एंड इंटरमीडिएट। तो इसका नाम पूछता है क्या, जो एआरएसी के अंदर जो इंटरमीडिएट बन रहा है, जो आपका रेजोनेंस हाइब्रिड बन रहा है, उसका नाम क्या है, एरिनियम आयन। क्योंकि बेंजीन को हम क्या बोलते हैं, एरिन भी तो बोलते हैं, बेंजीनियम आयन। ठीक है, सिग्मा कॉम्प्लेक्स या व्हील एंड कॉम्प्लेक्स। तो ये चारों नाम में से कोई भी पूछ सकता है। ठीक है, अब आरबीसी में इस तरह का सवाल पूछा भी गया है कि जो यहाँ पे एरिनियम आयन या बेंजीनियम आयन बन रहा है, जो इंटरमीडिएट बन रहा है आपका, इंटरमीडिएट क्या बना है आपका, कार्बोकेटायन, उसमें ये सब इसकी क्या बनी है, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनी है। और जो आपका रेजोनेंस हाइब्रिड बना है वो क्या बना है, एरिनियम आयन। तो जो रेजोनेंस हाइब्रिड बनता है उस एरिनियम में आयन सारे कार्बन आपके sp2 हाइब्रिडाइज होते हैं, या एक sp3 और एक sp2 हाइब्रिडाइज होता है। तो आपको यहाँ दिख ही रहा है कि एक sp3 है, बाकी क्या है, sp2 हाइब्रिडाइज है। तो आपको ध्यान से देखना होता है सवाल में क्या पूछा है। ठीक है, तो ये आपका सेकंड स्टेप हो गया। सेकंड स्टेप में क्या हुआ, एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। जो आपका थर्ड स्टेप होगा, थर्ड स्टेप में क्या बना रहे हो आप, जो थर्ड स्टेप होगा, थर्ड स्टेप में क्या होगा, अब इस एरोमेटिक कंपाउंड में वापस आपको एरोमेटिसिटी लानी है। तो यहां से आप क्या करोगे, H+ रिमूव होगा, यहां से क्या हो जाएगा आपका H+ रिमूव हो जाएगा, यानी कि एलिमिनेशन ऑफ H+ या रिमूव, या कह सकते हैं रिमूवल ऑफ H+ आयन एरोमेटिसिटी लाने के लिए। ठीक है, तो आपका कंपाउंड क्या था, ये था। यहां पे क्या हो जाएगा, -H+। ये स्टेप आपका क्या है, फर्स्ट स्टेप है। यहां पे क्या होगा, वापिस ये यहां पे आ जाएगा। ठीक है, तो आपको वापिस रिंग में क्या आ जाएगी, एरोमेटिसिटी आ जाएगी, और आपका क्या होगा, इलेक्ट्रोफाइल का। तो इलेक्ट्रोफाइल ने इस हाइड्रोजन को सब्स्टिट्यूट करके उसकी जगह लगाई, इसलिए इसको क्या बोल रहे हैं, एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो बेंजीन रिंग होती है वो आपकी एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देती है। बेंजीन रिंग जो एरोमेटिक कंपाउंड है आपकी बेंजीन रिंग होती है, वो कभी भी आपकी इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन नहीं देगी। ठीक है, हमेशा इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देगी। ठीक है, तो ये आपका मैकेनिज्म थी एआरएसी की। ठीक है, तो ये 3 स्टेप में हो रही है। पहले स्टेप में इलेक्ट्रोफाइल का जनरेशन होगा, सेकंड स्टेप में एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल होगा, और इसकी जो इंटरमीडिएट क्या बना, कार्बोकेटायन बना, उसकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेगी, रेजोनेंस हाइब्रिड बनेगा। और थर्ड स्टेप में क्या होगा, रिमूवल ऑफ H+ आयन, ताकि वापस रिंग के अंदर क्या आ जाए, एरोमेटिसिटी आ जाए। अब जो एआरएसी होती है बेंजीन के अंदर, जो उसकी केमिकल रिएक्शन है बहुत सारी, सल्फोनेशन, नाइट्रेशन, ब्रोमिनेशन, ठीक है, वो सारी है। बट अभी जो हमें यहाँ पे पढ़नी है वो क्या पढ़नी है, एक फ्रीडेल क्राफ्ट एल्काइलेशन रिएक्शन पढ़नी है। ये फ्रीडेल क्राफ्ट एल्काइलेशन के अंदर क्या होगा वो देखना है। अब एल्काइलेशन का मतलब क्या होता है, बेंजीन के ऊपर एल्काइल ग्रुप लगाना। एल्काइलेशन का मतलब क्या आ रहा है, एल्काइल ग्रुप लगाना। फ्रीडेल क्राफ्ट एल्काइलेशन रिएक्शन। फ्रीडेल क्राफ्ट एल्काइलेशन रिएक्शन। अब जो आप क्या कराओगे, बेंजीन की रिएक्शन किससे कराओगे, बेंजीन के ऊपर आपको एल्काइलेशन कराना है। बेंजीन के ऊपर एल्काइलेशन कराना है तो आपको क्या चाहिए, एल्काइलेटिंग एजेंट चाहिए। अब एल्काइलेटिंग एजेंट आपके कौन कौन हो सकते हैं, जो आपको एल्काइल ग्रुप प्रोवाइड करा है वो आपके क्या होंगे, एल्काइलेटिंग एजेंट होंगे। एल्काइलेशन से क्या होगा, यहाँ पे आपका एल्काइल ग्रुप जुड़ जाएगा बेंजीन रिंग के ऊपर थ्रू एआरएसी। अब एल्काइलेटिंग कौन कौन से हो सकते हैं, जो हमने
हमको क्या जनरेट करना है, यहाँ पे कार्बोकेटाइन तो जनरेट करना है। एल्काइलेटिंग एजेंट मतलब कि आपको यहाँ पे R+ जनरेट करना है। और कार्बोकेटाइन जनरेट करने की टेक्निक हमने, यानी कि कार्बोकेटाइन जनरेट करने के मेथड पढ़े थे हमने। पहले में क्या था, एक मेथड जहां पे आप एल्किल हैलाइड की रिएक्शन हेलोजन कैरियर से करा रहे थे। यहाँ पे आप हेलोजन कैरियर ले सकते हो कोई भी, तो यहाँ पे आपको क्या मिल रहा था, कार्बोकेटाइन मिल रहा था। या फिर आप एल्कीन की रिएक्शन किससे करा रहे थे, कंसंट्रेट H2SO4 से पैराटोलुइन सल्फोनिक एसिड से करा रहे थे, तो भी आपको क्या मिल रहा था, कार्बोकेटाइन मिल रहा था। या फिर एलिफेटिक एमीन की रिएक्शन आप किससे करा रहे थे, HNO2 से करा रहे थे, तो भी यहाँ पे आपको क्या मिल रहा था, कार्बोकेटाइन मिल रहा था। या फिर अल्कोहल की रिएक्शन आप किससे करा रहे थे, H+ से करा रहे थे, तो माइनस वाटर निकल रहा था और आपको क्या मिल रहा था, कार्बोकेटाइन मिल रहा था। ठीक है, तो ये सब क्या है, ये सब आपको R+ प्रोवाइड करा रहे हैं, एल्काइल ग्रुप प्रोवाइड करा रहे हैं, कार्बोकेटाइन प्रोवाइड करा रहे हैं। अब ये कार्बोकेटाइन का क्या होगा, बेंजीन के ऊपर क्या होगा, एडिशन हो जाएगा, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन प्रोवाइड करेगा ARAC। तो आपको ये क्या ध्यान रखना है, एल्काइलेटिंग एजेंट। अब आपकी बेंजीन तो फिक्स हो गई, और साथ में जो आपको रिएजेंट दे रहा है, तो इनमें से कोई भी हो सकता है, और आपको वहां पे क्या कराना है, एल्काइलेशन कराना है। ठीक है, ये आपके क्या होगा, एल्काइलेटिंग एजेंट, जो आपको एल्काइल ग्रुप प्रोवाइड करा रहे हैं। अब जो ARAC है उसके अंदर आपका इंटरमीडिएट क्या बन रहा है, कार्बोकेटाइन बन रहा है। और जब भी कार्बोकेटाइन बनेगा तो आपको उसमें क्या कराना होता है, रीअरेंजमेंट कराना होता है। तो बस वापस आपको यहाँ पे क्या कराना है, रीअरेंजमेंट कराना है। जैसे कि फर्स्ट एग्जांपल की बात करें, आपको बेंजीन दे रखी है यहाँ पे, और साथ में क्या दे रखा है, क्लोरीन। तो यहाँ पे क्या दे रखा है, AlCl3। तो पहला स्टेप क्या था ARAC का, वहां पे आपको क्या जनरेट करना होता है, इलेक्ट्रोफाइल। इलेक्ट्रोफाइल कैसे जनरेट होगा, AlCl3 क्या होता है, हेलोजन कैरियर होता है, ये यहां से हेलोजन को लेके जाएगा, क्या बनेगा यहाँ पे आपका क्लोरीन। AlCl3 क्या होता है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, हेलोजन के लोन पे इसके साथ आ जाएंगे, तो क्लोरीन पे क्या आ जाएगा, पॉजिटिव, और क्लोरीन क्या करेगा, इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन लेके चला जाएगा, तो आपका क्या बन गया, इलेक्ट्रोफाइल बन गया। सॉरी, आपका ये क्या बन गया, इलेक्ट्रोफाइल जनरेट हो गया। कौन इंटरमीडिएट क्या बना है, कार्बोकेटाइन। अब कार्बोकेटाइन में जब भी बनता है तो आप रीअरेंजमेंट देखोगे, यहाँ पे भी क्या बना है, 1 डिग्री कार्बोकेटाइन। आप इसमें 1 2 हाइड्रेट शिफ्ट कराओगे तो आपको क्या मिल जाएगा, 2 डिग्री कार्बोकेटाइन मिल जाएगा। 1 2 हाइड्रेट शिफ्ट कराते आपको क्या मिल गया, 2 डिग्री कार्बोकेटाइन। अब ये आपको क्या बन गया, इलेक्ट्रोफाइल। इसका क्या होगा, बेंजीन के ऊपर एडिशन होगा। बेंजीन क्या एडिशन करेगी, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज, ये इलेक्ट्रॉन यहां पर आएंगे। ठीक है, तो क्या हो जाएगा आपका, ठीक है, ये एडिशन हो गया। तो यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल का एडिशन हो गया। अब आपको पता है इसमें क्या होगा, रेजोनेंस हाइब्रिड बनेगा इसका। अगर रेजोनेंस हाइब्रिड बनाए हम डायरेक्ट तो क्या बन जाएगा, यहाँ पे ये रेजोनेंस हाइब्रिड बन गया। अब जो नेक्स्ट स्टेप होगा उसमें क्या हो जाएगा, नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, यहां से -H+, ताकि जो यहाँ पे वापिस एरोमेटिसिटी रिटेन हो जाए बेंजीन रिंग की, तो वापिस इसमें क्या आ जाएगी, एरोमेटिसिटी आ जाएगी। इसको क्या बोलते हैं, क्यूमीन। इस कंपाउंड को क्या बोलते हैं, क्यूमीन। आगे क्यूमीन हाइड्रोपेरोक्साइड रिएक्शन आएगी, जहां पे क्यूमीन क्या होगा, आपका रिएक्टेंट होगा, और इसकी रिएक्शन O2 और H2 से कराएंगे तो आगे उसकी फर्दर रिएक्शन होगी। ठीक है, तो ये क्या बन गया आपका, ऐसे आपको क्या कराएगा, ARAC कराएगा। तो आपने क्या करा, जो एल्काइलेटिंग एजेंट था आपने क्या करा, एल्काइल ग्रुप जनरेट कर दिया, R+। ठीक है, अब इसमें और क्या कर सकता है, बस आपको रिएजेंट चेंज कर सकता है। यहाँ पे जो आपका एल्काइल ग्रुप है, जो एल्काइलेटिंग एजेंट है वो चेंज होंगे, बाकी बेंजीन तो आपकी वही की वही है। अब आप यहाँ पे एल्काइलेटिंग एजेंट क्या ले लो, ब्रोमीन, और ये आ गया। इसको और भले आप कार्बन चेन को बड़े बना दो, कोई दिक्कत नहीं है। इसकी रिएक्शन आप किससे कराओगे, वही हेलोजन कैरियर से, AlCl3। ठीक है, क्या है, लुईस एसिड है, ये क्या करेगा, यहाँ से लोन पेड ले लेगा, इससे पॉजिटिव आएगा, ये इलेक्ट्रॉन बाहर जाएंगे, यहाँ प्लस आएगा, फिर 1 2 हाइड्रेट शिफ्ट, वापिस हाइड्रेट शिफ्ट, फिर वापिस यहाँ आपका 3 डिग्री कार्बोकेटाइन बन जाएगा। तो आपका जो मोर, आपको हमेशा क्या करना है, जब भी कार्बोकेटाइन बनेगा रीअरेंजमेंट करा के मोर स्टेबल कार्बोकेटाइन बनाना है। तो बेंजीन क्या करेगी, इस कार्बोकेटाइन के ऊपर अटैक करेगी। तो ये रिएक्शन आपको खुद लिखनी, मैकेनिज्म लिखना है, स्टेप बाइज लिखना है। आपको पहले इलेक्ट्रोफाइल जनरेट करना है, फिर इलेक्ट्रोफाइल का एडिशन कराना है, फिर लास्ट स्टेप में रिमूवल ऑफ H+ और एरोमेटिसिटी वापस लेके आनी है रिंग में। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल देखें। अब आप यहाँ पे कुछ नहीं होगा, जो एल्काइलेटिंग एजेंट है वो सिर्फ चेंज होते जाएंगे, बाकी एज इट इज रहेगा।
क्या ये एल्कीन है, एल्कीन का अगर आपको कार्बोकेटायन बनाना है तो किसकी प्रेजेंस होगी यहाँ पे H+, यानी कि आपको यहाँ एरो पे पैराटोनिक सल्फोनिक एसिड या कंसंट्रेट H2SO4 दे रखा होगा, ठीक है। वो यहाँ पे क्या करेगा, कार्बोकेटायन जनरेट कर देगा इधर। जैसे कार्बोकेटायन बनेगा आपको क्या कराना है, रीअरेंजमेंट कराना है, तो आपको इसका प्रोडक्ट बनाना है, क्या बनेगा। इसी तरह नेक्स्ट एग्जांपल, तो एक बार आपको रिएक्शन इसके साथ करानी है, एक बार आपको यहाँ पे क्या लेना है, बेंजीन की रिएक्शन इसके साथ करानी है। यहाँ पे भी आपको क्या दे रखा है, कंसंट्रेट H2SO4 दे रखा है। थर्ड रिएक्शन आपको यहाँ पे आपको NH2 दे रखा है। अब NH2 को निकालने के लिए हम क्या काम में लेते हैं, HNO2 काम में लेते हैं, और HNO2 की जगह आपको क्या लिख के देगा, NNO2 प्लस HCl। तो आपको यहाँ पे क्या बन जाएगा, कार्बोकेटायन। अब यहाँ पे Cl लो या NH2 लो, बट यहाँ पे उनको रिमूव करने का जो एजेंट है वो अलग अलग होंगे। और नेक्स्ट आपको इसकी रिएक्शन किसके साथ करानी है, और OH को निकालने के लिए क्या लेते हैं, H+ काम में लेते हैं। यहाँ प्रोटोनेशन हो जाएगा, वाटर बाहर निकलेगा, यहाँ प्लस आएगा, और यहाँ क्या होगा, फिर रिंग एक्सपांशन होगा। रिंग एक्सपांशन होती है 6 मेंबर रिंग बनेगी, 6 मेंबर का इसके ऊपर एडिशन होगा। तो ये सब क्या है, आपके अलग अलग एल्काइलेटिंग एजेंट है। ये क्या था, एक ARAC का ब्रीफ रूप था, किसके रेस्पेक्ट में, कार्बोकेटायन के रेस्पेक्ट में। क्या पढ़े थे, रिएक्शन ऑफ कार्बोकेटायन। तो कार्बोकेटायन की रिएक्शन किसके साथ, बेंजीन के साथ में, ये हो गई। अब जो एक ARAC है, एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, इसका डिटेल में पढ़ेंगे कल वाले वीडियो में। वहां पे हम क्लेडन बुक है, उसके रेफरेंस के अकॉर्डिंग उसमें एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन के बारे में क्या दे रखा है, कैसे दे रखा है, वो डिटेल में कल आएगा, ठीक है। तो अभी ये कार्बोकेटायन के रेस्पेक्ट में था कि ARAC कैसे होता है, ठीक है। एक नेक्स्ट इफेक्ट है आपका एनिलेशन इफेक्ट, ठीक है, जो कि जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आता है कि एनिलेशन इफेक्ट होता क्या है, उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। नेक्स्ट है एनिलेशन इफेक्ट। एनिलेशन इफेक्ट में क्या हो रहा है, जब आपके जो पॉलीसाइक्लिक सिस्टम होते हैं, पॉलीसाइक्लिक सिस्टम का मतलब क्या है, जैसे ये पॉलीसाइक्लिक सिस्टम है, पॉलीसाइक्लिक एरोमेटिक कंपाउंड में क्या होगा, वहां पे जो अपना पार्ट ऑफ एरोमेटिसिटी है वो क्या करते हैं, जो पास वाली रिंग है, जो एडजेंस रिंग है, उसके साथ क्या करते हैं, शेयर करते हैं। जो पॉलीसाइक्लिक एरोमेटिक कंपाउंड होते हैं वहां पे जो एरोमेटिक होती है वो पास वाली रिंग जो उनकी एडजेंस रिंग होती है उसके साथ वो शेयर करते हैं। इसको क्या कह रहे हैं, एनिलेशन इफेक्ट। बट इसका मतलब ये नहीं है कि वो अपना कंप्लीट एरोमेटिसिटी पास वाली रिंग को दे रहे हैं। अब ये पूरा क्या, नैप्थलीन एरोमेटिक कंपाउंड है, तो ये एरोमेटिक रिंग जो एरोमेटिसिटी वो दोनों में क्या शेयर्ड हो रही है, जो ये वाला डबल बॉन्ड है वो दोनों में शेयर हो रहा है। इसका मतलब क्या हुआ, जो in fused polycyclic system, some rings give up their part of aromaticity to the adjacent ring. It is called annihilation effect. That means it does not give the complete aromaticity to the adjacent ring. अब polycyclization increase होने से क्या होगा, polycyclization, अभी नेफ्थलीन है, अब यहाँ पे एंथ्रासीन बना दो, ठीक है। अब जैसे से पॉलीसाइक्लाइजेशन इंक्रीज होगा उससे क्या होगा, एनिलेशन इफेक्ट बढ़ रहा है। एनिलेशन इफेक्ट का मतलब भी क्या है, जो पार्ट ऑफ एरोमेटिसिटी है वो क्या कर रहा है, शेयर कर रहा है पास वाली रिंग के साथ में, जिससे एनिलेशन इफेक्ट बढ़ेगा। एनिलेशन इफेक्ट बढ़ने से क्या होगा, बॉन्ड का फिक्सेशन इंक्रीज होगा। अब जो बेंजीन होती है वो एरोमेटिक रिंग है आपकी, बेंजीन क्या है आपका, एरोमेटिक है, यहाँ पे एक ही रिंग है, तो यहाँ पे जो कार्बन कार्बन बॉन्ड लेंथ है वो सब क्या इक्वल है, सेम बॉन्ड लेंथ के, सारी जो बॉन्ड लेंथ है वो क्या सेम है, ठीक है। यहाँ पे 1 2 कार्बन, यहाँ पे भी बॉन्ड लेंथ सेम होगी, यानी कि जो बॉन्ड लेंथ होती है वो मतलब सेम रहती है सबकी, ठीक है, इक्वल रहेगी यहाँ पे, ठीक है। लेकिन जैसे आप पॉलीसाइक्लाइजेशन बढ़ेगा तो बॉन्ड फिक्सेशन होना शुरू हो जाएगा, यानी कि जो बॉन्ड लेंथ होगी वो अब इक्वल नहीं रहेगी, ठीक है। जो कार्बन कार्बन बॉन्ड लेंथ होगी वो इक्वल नहीं रह पाएगी, जिससे क्या होगा, रेजोनेंस एनर्जी पर रिंग क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। ऑब्वियस सी बात है कि जब आप नंबर ऑफ रिंग इंक्रीज हो रही है, पॉलीसाइक्लिक फ्यूज्ड पॉलीसाइक्लिक सिस्टम बढ़ रहा है आपका, तो उससे क्या होगा, उसकी रेजोनेंस एनर्जी पर रिंग क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। पढ़ रखा है भाई, रेजोनेंस की जो बेंजीन की रेजोनेंस एनर्जी होती है वो 36 होती है, नेफ्थलीन में जाते हैं आगे तो 61 हो जाती है ना। तो जो पर रिंग रेजोनेंस एनर्जी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। एंथ्रासीन में जाते हैं तो टोटल रेजोनेंस एनर्जी 84 होती है, पर रिंग की बात करेंगे तो और कम हो जाएगी वो वहां पे, है ना। जिससे क्या होगा, एरोमेटिसिटी रेजोनेंस एनर्जी पर रिंग डिक्रीज होने से क्या होगा, एरोमेटिसिटी डिक्रीज हो जाएगी, और एरोमेटिसिटी डिक्रीज होने से क्या होगा, स्टेबिलिटी डिक्रीज हो जाएगी। अब ये क्या है, आपकी मोनोसाइक्लिक रिंग है,
ये मोनोसाइक्लिक रिंग है, ये एरोमेटिक, ये भी एरोमेटिक, ये एरोमेटिक और ये एंटी एरोमेटिक है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, मोनोसाइक्लिक रिंग है और जो पार्ट ऑफ एरोमेटिसिटी है वो हर एक कार्बन पे इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है। यहाँ पे जो कार्बन कार्बन बॉन्ड लेंथ है, कार्बन कार्बन बॉन्ड लेंथ है वो क्या है, इक्वल है। कार्बन कार्बन बॉन्ड लेंथ क्या होगी, यहाँ पे इक्वल होगी, ठीक है, इन सब के अंदर जो एरोमेटिक है और ये क्या एंटी एरोमेटिक है, इस वजह से यहाँ पे जो कार्बन कार्बन बॉन्ड लेंथ है वो क्या इक्वल है। अब जो एरोमेटिक कंपाउंड है वहां पे क्या हो रहा है, जो पार्ट ऑफ एरोमेटिसिटी है वो एक ही रिंग में डिलोकलाइज हो रहा है, पार्ट ऑफ एरोमेटिसिटी वो एक ही रिंग में, इस वजह से वहां पे क्या होगा, जो कार्बन कार्बन बॉन्ड लेंथ है वो सब क्या होगी, इक्वल होगी। लेकिन जैसे आपने वहां पे फ्यूज सिस्टम आया, आपका पॉलीसाइक्लिक फ्यूज सिस्टम आ रहा है, वहां पे क्या होगा, जो अपना पार्ट ऑफ एरोमेटिसिटी है वो पास वाले रिंग के साथ क्या कर रहा है, शेयर कर रहा है, जिस वजह से क्या होगा, वहां पे एनिलेशन इफेक्ट आ जाएगा। एनिलेशन इफेक्ट आने से क्या होगा, बॉन्ड का फिक्सेशन हो गया। यहाँ पे जो कार्बन कार्बन बॉन्ड लेंथ होगी वो इक्वल नहीं होगी, जो कार्बन कार्बन बॉन्ड लेंथ है वो नॉट इक्वल, वो इक्वल नहीं होगी इनमें फ्यूज पॉलीसाइक्लिक सिस्टम के अंदर, जिससे क्या होगा, जो रेजोनेंस एनर्जी है, और ये भी देख रहे हैं कि जो रेजोनेंस एनर्जी है, फ्यूज नंबर ऑफ रिंग बढ़ने से क्या होगा, उसकी रेजोनेंस एनर्जी पर रिंग डिक्रीज हो गई, और रेजोनेंस एनर्जी पर रिंग डिक्रीज होती है उससे क्या होगा, एरोमेटिसिटी डिक्रीज हो जाएगी और स्टेबिलिटी डिक्रीज हो जाएगी। और एनिलेशन इफेक्ट का एप्लीकेशन क्या, उस पर सवाल कैसे आएगा। अब आपको पूछा है कि डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एसिडिक नेचर, आपको ये 3 कंपाउंड दे रखे हैं, उनका पूछा है कि एसिडिक नेचर क्या होगा, ये आपका एसिडिक हाइड्रोजन बता रखे ए बी और सी। अब जब ये एसिडिक नेचर शो करेगा, यानी कि -H प्लस रिमूव करेगा, तो यहाँ पे इसका कॉन्जुगेट बेस बन जाएगा नेगेटिव चार्ज। अब आपका नेगेटिव चार्ज ज्यादा कहां पे स्टेबल होगा, वही तो चेक करना है। कॉन्जुगेट बेस ज्यादा जहां पे स्टेबल होगा उसका एसिडिक नेचर भी उतना ज्यादा मोर एसिडिक होगा वो। अब आप ऐसे देखो, ये नेगेटिव चार्ज, ये यहाँ पे मोनोसाइक्लिक रिंग है, यहाँ 2 रिंग है, यहाँ 3 रिंग है, ठीक है। अब आप तो नॉर्मली ऐसा दिखने में आएगा कि यहाँ जहां पे नंबर ऑफ रिंग बढ़ रहे हैं तो वहां पे चार्ज का डिलोकलाइजेशन उतना ही ज्यादा होगा, है ना। एक देखने में क्या आ रहा है कि यहाँ पे नंबर ऑफ रिंग बढ़ रहे हैं तो चार्ज उतना ज्यादा डिलोकलाइज होगा, नेगेटिव चार्ज, तो मोर एसिडिक कौन सा होना चाहिए था, ये सी बी और ए। बट एक्चुअली यहाँ पे क्या लग रहा है, एनिलेशन इफेक्ट लग रहा है। पॉलीसाइक्लिक सिस्टम के अंदर फ्यूज रिंग बढ़ती जा रही है, और फ्यूज रिंग बनने से क्या होगा, जो बेंजीन रिंग है, अपना जो एरोमेटिसिटी पार्ट है, अब जो डबल बॉन्ड है इधर भी इधर, ये डबल बॉन्ड दोनों रिंग के लिए क्या कॉमन है। अब जो ये बेंजीन वाला जो पार्ट है यहाँ पे, ये क्या करेगा, अपना जो एरोमेटिसिटी है वो पास वाले रंग को इतना देगा नहीं। क्या कह रहे हैं, जो एरोमेटिसिटी है वो कंप्लीटली नहीं दे पाएगा। जो बेंजीन रिंग है, ये डबल बॉन्ड क्या है, इन दोनों में शेयर है, तो ये डबल बॉन्ड कंप्लीटली इसके साथ नहीं है ना। ये नेगेटिव चार्ज स्टेबल कब होता, जब ये ओनली 5 मेंबर रिंग होती, डबल बॉन्ड सिर्फ ओनली 5 मेंबर रिंग में होता। अब क्या हुआ, ये डबल बॉन्ड इस बेंजीन रिंग के साथ भी शेयर हो रहा है, ये डबल बॉन्ड इस 6 मेंबर रिंग के साथ भी शेयर हो रहा है, तो ये कंप्लीटली वहां पे अवेलेबल नहीं है। तो इस वजह से क्या हो रहा है, यहाँ पे एनिलेशन इफेक्ट आ गया। जबकि यहाँ पे आप देखो डबल बॉन्ड ये दोनों रिंग में डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, एडजेंट रिंग के साथ शेयर हो रहा है यहाँ पे, तो ये डबल बॉन्ड यहाँ पे नेगेटिव चार्ज स्टेबलाइज ही नहीं हो पाएगा, क्योंकि जो ये दोनों डबल बॉन्ड है यहाँ पे, दोनों बेंजीन रिंग के साथ क्या हो रहा है, शेयर हो रहे हैं, तो कंप्लीट एरोमेटाइजेशन नहीं आ रहा है इस 5 मेंबर रिंग में। इस वजह से नेगेटिव चार्ज आपका स्टेबल नहीं होगा। जब एरोमेटिसिटी नहीं आ रही है, वहां पे कंप्लीट एरोमेटिसिटी नहीं आ रही है। यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे क्या आ रहा है, कंप्लीट एरोमेटिसिटी आ रही है, तो जो HA होगा वो आपका मोर एसिडिक होगा। यहाँ पे थोड़ा कम आ रहा है एसिडिटी, यहाँ पे तो बिल्कुल ही कम आ जाएगा, क्योंकि एरोमेटिसिटी यहाँ पे क्या हो रहा है, जो एरोमेटिसिटी का ऑर्डर आ रहा है वो क्या हो रहा है, डिक्रीज होता जा रहा है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे एनिलेशन इफेक्ट बढ़ता जा रहा है, रेजोनेंस एनर्जी पर रिंग क्या होती जा रही है, डिक्रीज होती जा रही है, जिससे एरोमेटिसिटी डिक्रीज हो जाएगी और उसका एसिडिक नेचर भी डिक्रीज हो जाएगा। इसी में एप्लीकेशन की बात करें तो आपको यहाँ पे क्या देखना है कि एनिलेशन इफेक्ट के अंदर अगर पॉलीसाइक्लिक फ्यूज सिस्टम आ रहा है तो वहां पे एनिलेशन इफेक्ट लगेगा, यानी कि नंबर रेजोनेंस एनर्जी पर रिंग डिक्रीज होती जाएगी, जिससे एरोमेटिसिटी डिक्रीज हो जाएगी। एक क्या है आपकी बेंजीन है, एक नेफ्थलीन, अब यहाँ पे रेजोनेंस एनर्जी की बात करें कि रेजोनेंस एनर्जी किसकी कितनी होती है,
36, 61 और 84। रेजोनेंस एनर्जी यहाँ पे किसमें, किलो कैलोरी पर मोल में, किलो कैलोरी पर मोल के अंदर है, ठीक है। अब रेजोनेंस एनर्जी पर रिंग की बात करें, रेजोनेंस एनर्जी पर रिंग, रेजोनेंस एनर्जी पर रिंग रेजोनेंस एनर्जी की बात करें तो यहाँ पे एक ही रिंग है 36 हो जाएगी, यहाँ पे कितने आ जाएगी आपके 30.5 और वहां पे कितनी आ जाएगी आपके, ठीक है। रेजोनेंस एनर्जी यहाँ पे कितनी आ जाएगी पर रिंग आपकी 40, ठीक है, ये आ जाएगी रेजोनेंस एनर्जी पर रिंग। तो आप यहां देख रहे हो कि रेजोनेंस एनर्जी जैसे जैसे पॉलीसाइक्लिजेशन इंक्रीज हो रहा है, पॉलीसाइक्लिजेशन इंक्रीज हो रहा है, उससे क्या हो रहा है, एनिलेशन इफेक्ट बढ़ रहा है आपका। एनिलेशन इफेक्ट में क्या होता है, बॉन्ड फिक्सेशन इंक्रीज हो गया, जो आपकी बॉन्ड लेंथ है वो क्या हो गई, फिक्स हो गई, अब इक्वल नहीं रह रही है यहाँ पे, बॉन्ड फिक्सेशन क्या हो गया यहाँ पे, इंक्रीज हो गया। बॉन्ड फिक्सेशन इंक्रीज होने से क्या होगा, एरोमेटिसिटी डिक्रीज हो रही है और जिससे क्या होगा, स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, आपका नंबर ऑफ रिंग बढ़ती जा रही है, पॉलीसाइक्लिजेशन इंक्रीज हो रहा है, जिससे क्या होगा, एनिलेशन इफेक्ट बढ़ेगा, यानी कि बॉन्ड फिक्सेशन इंक्रीज होगा। यहाँ पे जो कार्बन कार्बन बॉन्ड लेंथ थी वो इक्वल थी, लेकिन यहाँ पे इक्वल नहीं हो पाएगी, अब यहाँ पे अनइक्वल रहेगी बॉन्ड, सारे जो कार्बन कार्बन बॉन्ड लेंथ है वो इक्वल नहीं रह पाएगी, अनइक्वल रहेगी। और रेजोनेंस एनर्जी पर रिंग भी क्या हो रही है, डिक्रीज होगी, जिससे क्या होगी, एरोमेटिसिटी डिक्रीज हो रही है, ठीक है। अब एक पढ़ा था हमने कि जो एआरएसी होती है, जो रिएक्टिविटी ऑफ एआरएसी, रिएक्टिविटी ऑफ एआरएसी एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन के लिए जो क्या कहते हैं रिएक्टिविटी थी, वो एरोमेटिसिटी की क्या थी, इनवर्सली प्रोपोर्शनल थी, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरोमेटिसिटी। एरोमेटिसिटी डिक्रीज होगी तो एआरएसी की रिएक्टिविटी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। तो अब आप यहां पे देखें कौन सी रिंग आपके लिए एआरएसी के लिए मोर रिएक्टिव होगी, जहां पर एरोमेटिसिटी कम होगी। ये पढ़ा था हमने रेजोनेंस वाले चैप्टर में एरोमेटिसिटी के अंदर कि जो एआरएसी की रिएक्टिविटी होती है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरोमेटिसिटी होगी। यहां से यहां जाने पर एरोमेटिसिटी डिक्रीज हो रही है तो इसकी जो एआरएसी की रिएक्टिविटी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी, रिएक्टिविटी टुवर्ड्स एआरएसी। रिएक्टिविटी टुवर्ड्स एआरएसी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे रेजोनेंस एनर्जी पर रिंग क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। तो आपका जो आप जब इस पे इलेक्ट्रोफाइल का एडिशन होगा, यहां पे आप करा दो, और नेप्थलीन हो गया, ये एंथ्रासीन के अंदर जो 9 और 10 पोजीशन होती है, यहां पे आपका इलेक्ट्रोफाइल जुड़ता है। दोनों रिंग में क्या आ गया, आपकी एरोमेटिसिटी आ जाएगी। यहां पॉजिटिव आएगा तो डबल बॉन्ड यहां शिफ्ट होगा, यहां पे आपका आ गया। तो अगर आपको एआरएसी की रिएक्टिविटी पूछेगा या इलेक्ट्रोफाइल के एडिशन की रेट पूछे इन कंपाउंड में कि इलेक्ट्रोफाइल के एडिशन की रेट कहां होगी, इलेक्ट्रोफाइल सबसे पहले कहां लगेगा, तो पहले यहां लगेगा। जो एआरएसी की रिएक्टिविटी ज्यादा किसकी होगी, एंथ्रासीन की, फिर नेप्थलीन की और फिर बेंजीन रिंग की हो जाएगी। In polycyclic compound, incoming electrophile attacks at the position which give the maximum number of isolated benzene ring. In anthracene, preferred position for the incoming electrophile is C9 or C10 होगा। Anthracene from 9 and 10 position behave as the diene and gives the Diels-Alder reaction with dienophile। अब यहाँ पे क्या होगा, इलेक्ट्रोफाइल के एडिशन की रेट अगर पॉलीसाइक्लिक कंपाउंड ले रहे हैं हम
और इलेक्ट्रोफाइल का एडिशन कराना है, तो इलेक्ट्रोफाइल के एडिशन की रेट वहां पे ज्यादा होगी जो इलेक्ट्रोफाइल के एडिशन के बाद आपको आइसोलेटेड बेंजीन रिंग जितनी ज्यादा दे रहा है। जो आइसोलेटेड बेंजीन रिंग जितनी ज्यादा देगा वहां पे आपके इलेक्ट्रोफाइल के एडिशन की रेट उतनी ज्यादा होगी। तो यहाँ पे एक बेंजीन रिंग मिल रही है, यहाँ पे दो बेंजीन रिंग मिल रही है, तो इलेक्ट्रोफाइल के एडिशन की रेट ज्यादा कहां पे होगी, यहां पर होगी। ठीक है। जो एंथ्रासीन होता है आपका, इसमें नंबरिंग कहां से चलेगी आपकी 1 2 3 4 5 6 7 नंबरिंग कहां चलेगी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10 ऐसे नंबरिंग चलेगी एंथ्रासीन में। ठीक है। तो एंथ्रासीन क्या करती है, 9 और 10 पोजीशन से क्या शो करता है, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रेट शो करता है। 9 और 10 पोजीशन से डाइन की तरह बिहेव करता है, और इसकी अगर रिएक्शन हम डाइनोफाइल से कराए, बेंजीन आपको क्या करता है, डाइनोफाइल की तरह बिहेव करेगा। डाइन की रिएक्शन कैसे होगी, यहाँ पे ये इधर जाएगा, ये बॉन्ड यहाँ पे और ये इधर शिफ्ट हो जाएगा, तो इसका जो प्रोडक्ट बनेगा वो क्या बनेगा, अब यहाँ पे दो आइसोलेटेड बेंजीन रिंग बन गई आपकी। यहाँ पे क्या हो गया आपका 4+2 साइक्लो एडिशन हो गया। ठीक है। पेरीसाइकिल के अंदर और आ जाएगा यहाँ पे। तो ये ध्यान रखना है कि एंथ्रासीन के अंदर 9 और 10 पोजीशन होती है जहां पे इलेक्ट्रोफाइल का एडिशन होगा, और 9 और 10 पोजीशन से किसकी तरह शो करेगी, डाइन की तरह बिहेव करेगी। यहां से शो करने से क्या आ गया, दोनों रिंग के अंदर आपके एरोमेटिसिटी आ गई, यानी कि आइसोलेटेड बेंजीन रिंग बन गई। ठीक है। तो एनिलेशन इफेक्ट का आपको ध्यान रखना होगा कहां पर, जहां पे पॉलीसाइक्लिक फ्यूज सिस्टम आ रहे हैं, वहां पे जो एरोमेटिसिटी होती है वो अपने एडजेंट रिंग के साथ में शेयर करके रखता है। कंप्लीट पार्ट ऑफ एरोमेटिसिटी नहीं देता है, बट शेयरिंग में देता है। तो इससे क्या होगा, उसकी रेजोनेंस एनर्जी पर रिंग तो डिक्रीज वैसी हो रही थी, नंबर ऑफ रिंग बढ़ने से क्या होगा, रेजोनेंस एनर्जी पर रिंग तो वैसे डिक्रीज हो रही थी, और उससे क्या हो रहा है, बॉन्ड फिक्सेशन इंक्रीज हो गया। अगर आपको ये तीनों दे रखा है और आपको पूछा है कि कार्बन कार्बन बॉन्ड लेंथ इक्वल किस में होगी, तो इक्वल बेंजीन में होगी, नहीं कि इनमें। ऑप्शन दे रखा होगा कि भाई तीनों में कार्बन कार्बन बॉन्ड लेंथ इक्वल है, या इसके अंदर इक्वल है, दोनों में नहीं है, तो बेंजीन के अंदर आपकी कार्बन कार्बन बॉन्ड लेंथ इक्वल रहेगी, क्योंकि यहाँ पे क्या हुआ, एनिलेशन इफेक्ट की वजह से बॉन्ड फिक्सेशन आ गया, जिससे क्या होगा, आपका रेजोनेंस एनर्जी है ऊपर रिंग क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी, एरोमेटिसिटी डिक्रीज हो जाएगी, और स्टेबिलिटी डिक्रीज हो जाएगी। तो वहां पे जो एसिडिक नेचर वाला सवाल था, यहाँ पे एसिडिक हाइड्रोजन लगा रखे होंगे आपके, तो वहां पे ध्यान रखना है कि अगर वो पॉलीसाइक्लिक फ्यूज सिस्टम है, तो कम से जितने ज्यादा उसमें नंबर ऑफ रिंग बनती जाएगी, वहां पे वो नेगेटिव चार्ज आपका उतना ही अनस्टेबल होता जाएगा।